Good afternoon, everyone. आज बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, ऐसा क्यों? तो बहुत ही कम है, और ये भी वही हैं जो पुराने प्राची नहीं है and अर्पिता is new. Good afternoon, good afternoon. Why they are so? एक बार मैं टैग कर देती हूँ, रुकिए. डीटी की क्लासेस सेम टाइम? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्यों बेटा, ऐसा क्यों? मैम रिवीजन क्लास है। अरे यार, अच्छा चलिए, तो रिकॉर्डिंग ले लेंगे वो लोग, ठीक है. तो हम तो स्टार्ट करते हैं. रिकॉर्डिंग इज ऑन आई थिंक. एक बार देख लेते हैं. अच्छा चलिए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. दिस इज एक्सक्लूसिवली, मतलब बैच 55 तो ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट क्या पूरा फ्री हो चुका है. आप रिवाइज करिए बैच 55 वाले जितने भी बच्चे हैं. आपके एग्जाम्स सितंबर एंड, सो कीप रिवाइजिंग. वेटेज वाइज रिवाइज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. एक बार मैं वेटेज फिर से बता देती हूँ. देखो, फर्स्ट यू विल डू, आप एथिक्स कंप्लीट करो. 10 मार्क्स दिलाइए आपको एथिक्स पूरे, ठीक है. उसके एथिक्स तो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पॉइंट उसका उठाते रहिए. एथिक्स आपके बिल्कुल हर तरीके से आनी चाहिए. आपको एथिक्स 10 मार्क्स दिलाती है. उसके बाद आप कंपनीज एक्ट उठाओ, है ना. थोड़ा ज्यादा पोर्शन है बट उठाना तो पड़ेगा ही. वो आपको 35 मार्क्स दिलाने वाला है. कंपनीज एक्ट 35 मार्क्स आई थिंक. हाँ, पूरा कंपनी लॉ 35 मार्क्स का है. फिर इंडस्ट्रियल लॉ उठाना है 25 मार्क्स में. देन आप ये रिमेनिंग ले लेना 30 मार्क्स में, जिसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पेशल एक्ट्स करवाना है. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स करिए पहले, फिर आप नेगोशिएबल ले लेना, पार्टनरशिप, एलएलपी, एंड लास्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिमेनिंग पोर्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट. इस तरीके से आप करना. चलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, व्हाट इज इट देखिएगा. 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. बेसिकली नेगोशिएबल मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब रिटन डॉक्यूमेंट. थोड़ा बहुत तो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, तो बेसिक पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, थोड़ा स्पीड में चलेंगे और डिटेल में भी नहीं जाऊंगी. अ रिटन डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब, एंड नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल. मतलब अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है. एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो आप इधर से उधर भेज रहे हो. The Negotiable Instrument Act was enacted in India in 1881. Prior to this enactment, the provision of English Negotiable Act were applicable in India. Present Act is also based on English Act with certain modifications. हमने basically English Act को ही adopt करा है कुछ modifications के साथ. It extends to whole of India. Applicability हर जगह है. The Act operates to whole of India, but 31 and 32 के अलावा. This act operates subject to the provisions of section 31 and 32 of Reserve Bank of India to the whole of India. 31 और 32 को छोड़ के it is applicable everywhere. देखो मीनिंग. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस, इसमें तीन चीजें आती हैं. एक तो आता है पहले प्रॉमिसरी नोट, सेकंड वन इज बिल ऑफ एक्सचेंज, थर्ड वन इज चेक. Promissory note, bill of exchange, and check. These are the three things which came under Negotiable Instrument Act according to section 13. The word negotiable means transferable by delivery, and instrument means written document by which a right is created in favor of some person. मतलब आपने वो इंस्ट्रूमेंट दे करके
किसी और को उसका ओनर बनाया। Although the act mentions only these 3 documents, वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, बट हमारे इस एक्ट में केवल 3 डॉक्यूमेंट्स ही कवर करें, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। The act does not exclude the possibility of adding other instrument which satisfies the following 2 conditions of negotiability. क्या क्या मतलब 2 चीजें होनी चाहिए। The instrument should be freely transferable by the custom of trade। अब देखो ट्रांसफर करने के 2 तरीके होते हैं। ट्रांसफर एक तो होता है बाय हैंड डिलीवरी, आप खुद जाकर के सामने वाले को डिलीवर करके आए हो इंस्ट्रूमेंट। सेकंड होता है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। व्हाट इज एंडोर्समेंट? वेयर राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पर्सन, जहां पर एक पेपर पे आप पीछे लिख देते हो कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू मिस्टर राम एंड अपने साइन कर देते हो, है ना, और ये डॉक्यूमेंट आप डिलीवरी से किसी एक थर्ड पार्टी को दे देते हो। दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट। ये तो एंडोर्समेंट करना होता है, नाम लिख के साइन करना, और उसके बाद एंडोर्समेंट के बाद डिलीवरी भी करोगे, तब जाकर के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है। जस्ट आपने नाम लिखा और साइन करा और ड्रॉर में रख दिया वो पेपर, इट डजंट मीन्स कि वो एंडोर्समेंट हो चुका है। तो ये एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से ट्रांसफर होता है। मतलब ट्रांसफर 2 तरीके से होता है बच्चों, एक तो हैंड डिलीवरी, एक एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो ये बोल रहा है द इंस्ट्रूमेंट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी या फिर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंड द पर्सन हु ऑब्टेन्स इन गुड फेथ फॉर वैल्यू शुड गेट इट फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स, इज एंटाइटल्ड टू रिकवर मनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। बोल रहे हैं और उस बंदे को मिले जिसने गुड फेथ में खरीदा है, विदाउट नोइंग द डिफेक्ट्स ऑफ द टाइटल, वैल्यू देकर के खरीदा है, दैट मीन्स कंसिडरेशन देके खरीदा है, और मैच्योरिटी से पहले खरीदा है, तो वो डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये 3 के अलावा भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आ जाएंगे। प्रॉमिसरी नोट, बीओई एंड चेक के अलावा भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट आ जाएगा अगर वो इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, या तो डिलीवरी से या बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंड उसको ऐसे बंदे ने ऑब्टेन करा हो जिसने गुड फेथ में खरीदा है, वैल्यू देकर के खरीदा है, एंड बिफोर मैच्योरिटी खरीदा है। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स आर लाइक, वो क्या क्या है देखिए, कुछ एग्जाम्पल है। लाइक शेयर वारंट्स पेबल टू बियरर, डिविडेंड वारंट्स पेबल टू डिविडेंड वारंट्स एंड शेयर वारंट्स, दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के लिए देखो एक लिस्ट है, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, डिपॉजिट रिसिप्ट, शेयर सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एंड ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो उनके अलावा, वो 2 चीजों के अलावा, बिकॉज दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय हैंड डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। डिविडेंड वारंट भी सेम होता है। डिविडेंड वारंट आपने देखा है कभी? एक चेक जैसा आता है, उसमें नाम लिखा होता है कि दिस डिविडेंड वारंट इज गिवन टू मिस्टर राम, है ना, और ये पैसे होते हैं और साइन वगैरह, कंपनी की सील वगैरह लगती है। तो ये चेक जैसा ही होता है। ये शेयर वारंट, डिविडेंड वारंट्स, दीज आर फॉर्म ऑफ चेक। तो ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये नहीं है। ये आप हैंड डिलीवरी से कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, किसी को एंडोर्स नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं which cannot be transferred, which cannot be endorsed। तो ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए ये 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए ऊपर वाली। आगे आते हैं, बेसिक है, ये सब बेसिक चल रहा है अभी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का? राइटिंग में होना चाहिए, कंपलसरी है। राइटिंग में साइंड होना चाहिए बाय द मेकर और ड्रॉअर। देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे, भाई प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस करता है और बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर देते हैं। तो प्रॉमिस टू पे एंड ऑर्डर टू पे, तो देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे। द प्रॉमिस और ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। प्रॉमिस ऐसा करें जिसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आपने लिखा आई प्रॉमिस टू पे यू, मतलब मैंने किसी से माल खरीदा था एंड मैंने उसको अभी तक पैसा नहीं दिया, तो मैंने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया
कि आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10,000 on on by the end of this pandemic. By the end of this pandemic, ये पैंडेमिक जब खत्म होगा तब मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा. दिस इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. कंडीशनल नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी अनकंडीशनल. बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए. इट मस्ट कॉल फॉर पेमेंट इन मनी एंड मनी ओनली. देखो आप कोई चीज नहीं दोगे. आई प्रॉमिस टू गिव यू माई वॉच. मनी की बातें होनी चाहिए ओनली. इट शुड कॉल फॉर पेमेंट ऑफ अ सर्टेन सम. पैसा जो है वो डेफिनेट होना चाहिए. 10,000 है ना. आप ऐसे नहीं लोगे. आई विल पे यू द रीजनेबल सम. दिस इज नॉट सर्टेन. द मनी शुड बी सर्टेन. द पेमेंट शुड बी सर्टेन. पेमेंट शुड बी मनी. आप चेक में ये थोड़ी डाल सकते हो मैं तेरे को वॉच दूंगा, है ना. पॉसिबल ही नहीं है ना. तो ये सब बातें नहीं हो सकती है. कि आपका मनी होना चाहिए, सर्टेन सम होना चाहिए. द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट इज पास बाय मियर डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. ये दो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. मियर डिलीवरी मतलब हैंड डिलीवरी करके. जैसे एक बियरर चेक. आपको पता है बियरर चेक क्या होता है? पे टू डैश. नाम नहीं लिखा हुआ और साइन करे हुए आपने अपने. तो पे टू डैश इज अ बियरर चेक. अगर ये किसी के पास भी चला जाए तो वो ओनर बन जाता है उस चेक का, है ना. तो ये डिलीवरी यहाँ पर कोई किसी को हैंड डिलीवरी आपने नहीं दी है. ये किसी को भी मिल जाए रास्ते में पड़ा हुआ, दैट विल बिकम द ओनर. तो प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट की कैसे पास होती है? मेयर डिलीवरी से भी होती है और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से तो होती है. ये बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. रिटन होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए या ऑर्डर टू पे होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, मनी ओनली होना चाहिए, सर्टेन सम होना चाहिए. ट्रांसफर होता है इस तरीके से. टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. कुछ हमारे एक्ट ने बताए. एक्ट ने केवल 3 ही बताए बच्चों, ये और ये. कुछ हमारे कस्टम और यूसेज से, जिसमें दो आपको पता है कि 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए तब जाकर के वो बनता है. जैसे कि हुंडीज. ये हुंडीज है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है, लेकिन बहुत पुराने जमाने में चलती थी. आजकल एग्जिस्टेंस में है नहीं, बट स्टिल आपको पढ़ाया जाएगा कि व्हाट आर हुंडीज. शेयर वारंट्स, डिविडेंड वारंट्स, बैंकर्स ड्राफ्ट. ड्राफ्ट एक फॉर्म ऑफ चेक ही होता है. सर्कुलर नोट्स, बियरर डिबेंचर्स एंड रेलवे रिसिप्ट्स. ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं. अकॉर्डिंग टू कस्टम. कस्टम मतलब लोग इनको ऐसे ट्रीट करने लगते हैं. कि कस्टम क्या होता है कि वैसे किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ, बट लोग इनको ऐसे ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे के, मतलब इसकी ट्रांसफरेबल होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, इसलिए इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करा जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टम, नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैच्यू. लॉ ने केवल 3 ही बताए हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, बट अदर है अकॉर्डिंग टू कस्टम ये नो. अब हम पहले पे आते हैं प्रॉमिसरी नोट. व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? प्रॉमिसरी नोट इज बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप प्रॉमिस करते हो. आई प्रॉमिस टू पे. आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स a sum of rupees 1 lakh. साइन हो जाते हैं यहाँ पे मेरे. दिस इज प्रॉमिसरी नोट. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में हो, विच शुड बी इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ ब्लैंक नोट और अ करेंसी नोट. बैंक नोट नहीं होना चाहिए. देखो आपको पता है कि आपके पास जो भी नोट पड़ा है ना आपके पास अभी, वो देखो आप उसमें लिखा हुआ है, नोट पे भी लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे बियरर. आई प्रॉमिस टू पे बियरर a sum of rupees 2,000, है ना. ये ऐसा लिखा होता है. 2,000 के नोट पे ये लिखा होगा, 10 रुपए के नोट पे सम ऑफ रुपीज 10 ऐसा लिखा होता है. मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन करता हूं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है. हर नोट पे लिखा होता है, आप देखना. तो व्हाट इज दैट? एक सेकेंड होल्ड करना, मुझे ये चार्ज कर.
तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, आपने नोट देखा होगा, उस नोट पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज, जितने का भी नोट है वो। आप सोचो अगर ये पावर हमें दे दे तो हम तो खूब सारे नोट बना बना करके मार्केट में निकाल देंगे कि मैं प्रॉमिस ही तो कर रहा हूँ, मैं नोट दे रहा हूँ, देखो नोट है ना। हम बोलेंगे हम भी बना सकते हैं, तो आई यही तो करना है, प्रॉमिसरी नोट ही तो है। बट साफ साफ लिखा हुआ है बैंक नोट और करेंसी नोट को नहीं बना सकते आप, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होते हैं, ये एक्सक्लूसिव पावर है आरबीआई की, ये आरबीआई ही बना सकता है। ऐसे तो मैं भी बना दूं, आई प्रॉमिस टू पे, है ना, धारक को मैं 1 लाख रुपए देने का वचन करती हूँ। तो भाई ये जो नोट है ना, नोट पे भी लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है ये चीज, बट वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होता है, बट बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं, बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ आरबीआई। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब होता है प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस कर रखा है जिसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं हो। साइंड बाय द मेकर, जो बना रहा है वो साइन करेगा। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या बोल रहे हैं, पैसा देना, सर्टेन सम, पैसा भी सर्टेन सम, टू अ सर्टेन पर्सन, पर्सन भी स्पेसिफिक है, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, इस पर्सन के किस ऑर्डर पे किसी और को, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर किसी को भी जिसको वो इंस्ट्रूमेंट मिल जाए। क्या बोल रहे हैं देखो, प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती है, देयर आर 2 पार्टीज, वन इज ड्रॉर ऑफ द बिल, ड्रॉर ऑफ द नोट, सॉरी, ड्रॉर और मेकर भी बोल सकते हो आप, एंड एक होता है पेई, या फिर आप बोल सकते हो पेई, पेई बोलते हैं इसको, है ना, रिसीवर भी बोल सकते हो, ऐसे है 2-4 नाम। ड्रॉर और मेकर ऑफ नोट मतलब जिसने ये बिल बनाया, दैट मीन्स पैसे देने वाला बंदा, जो पैसे देगा। एंड पेई इज द पर्सन जो रिसीव करेगा, जो पैसा रिसीव करेगा। 2 पार्टीज होती है। ये इसने क्या किया है, ये पर्सन है जिसका, जिसको पैसा देना है, किसको, पेई को। तो ये अपनी इच्छा से एक अंडरटेकिंग लिखता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग लिखता है कि आई प्रॉमिस, यहां पर वर्ड्स क्या होंगे, प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे अ सम, पैसा सर्टेन होगा, पार्टी सर्टेन होगी, पार्टी भी सर्टेन होगी, अमाउंट सर्टेन होगा, पार्टी सर्टेन होगी, इट शुड बी साइंड, इट शुड बी स्टैम्प्ड, किसी स्टैम्प पेपर में बनेगा। आज आप खाली पेपर लेकर के उस पर ये लिख दो, क्या वो प्रोमिसरी नोट है? नो। आप किसी स्टैम्प पेपर पे बनाओगे ये सब चीजें, तो स्टैम्प्ड होगा, साइंड, स्टैम्प्ड, डेटेड, डेटेड भी होगा, डेटेड, साइंड, स्टैम्प्ड, अनकंडीशनल, प्रॉमिस टू पे, देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे, और वो भी अनकंडीशनल होना चाहिए। किसको, पार्ट, सर्टेन सम होना चाहिए, सर्टेन पार्टी होनी चाहिए, ये सारे कंडीशंस है प्रॉमिसरी नोट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट 2 होती है, मेकर द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट एंड प्रोमिसेस टू पे, जिसने बनाया और जो पैसा देने के लिए वादा करता है। पेई, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, इज कॉल्ड द पेई। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो राइटिंग में होना चाहिए, एन ओरल प्रॉमिस टू पे इज नॉट सफिशिएंट, पॉसिबल ही नहीं, राइटिंग में ही होगा। प्रॉमिसरी नोट स्टैम्प होगा ना, तो स्टैम्प, जब आप मुंह से किसी को वादा कर रहे हो तो कोई स्टैम्प थोड़ी है, स्टैम्प होता है, इसलिए राइटिंग में ही होगा। मियर, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, आप साफ साफ लिखोगे वहां पे, मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट सफिशिएंट। मियर एक्नॉलेजमेंट मतलब कि आप ये एडमिट कर रहे हो कि हाँ मेरे ऊपर कर्जा है, बस। यू आर नॉट प्रॉमिसिंग, यू आर एक्नॉलेजिंग योरसेल्फ कि हाँ मेरे पास मेरे ऊपर इसका कर्जा है। तो ये कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है। देखो इसने क्या लिखा, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर, नहीं, अच्छा नहीं, एक मिनट, ये एक वैलिड है,
इसमें देखना क्या है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000। अगर यहीं तक ही होता ना तो ये इनवैलिड होता, लेकिन आगे लिखा है टू बी पेड, आई विल पे यू ऑन डिमांड। आप मुझसे कभी भी मांग लो, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कभी भी मांग लो आप मुझसे, दिस इज वैलिड प्रॉमिसरी नोट। नीचे देखो, मिस्टर बी बोल रहा है आई ओ यू ₹1000, इनवैलिड। आप ये बता रहे हो कि हाँ मेरे ऊपर कर्जा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो बस केवल, आप ये नहीं बता रहे कि आप कब पे करोगे या कैसे पे करोगे, कुछ नहीं बताया, इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट। दोनों में डिफरेंस समझ आई गया होगा। एक्नॉलेजमेंट, मियर एक्नॉलेजमेंट, केवल ये बताना कि हाँ मेरे पास आपका पैसा है, इट इज इनवैलिड। साथ में आप ये भी बताओ कि कब पे करोगे, कैसे पे करोगे, ये सब बताओ। द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए। जैसे कि इसने लिखा आई प्रॉमिस टू पे 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, नहीं, कंडीशन अटैच कर दी इसने, मैं जब सी से शादी कर लूंगा उसके 7 दिन बाद आई विल पे यू। एक्नॉलेजमेंट, हाँ सही है ना, तो सही है, क्या दिक्कत है। मैं खुद को, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ, मैं मेरे को आपको बता रहा हूं कि आई एम इंडेप्टेड टू यू, इससे माई सेल्फ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने यहां तक भी, यहां तक होता तो भी दिक्कत होती, बट आगे जो वर्ड्स है उसकी वजह से वैलिड हुआ है ये। एग्जाम्पल नंबर 2, आई प्रॉमिस टू पे B1000 ऑन डीज डेथ, ये वैलिड है। अब आप बोलोगे मैम कंडीशन है फिर भी वैलिड है, क्यों? आपने तो बोला था कंडीशनल अनकंडीशनल होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट, तो यहाँ पे तो बोल रहा है डी की डेथ हो जाएगी तो 500 रुपए देगा। तो आप देखो केवल एक डेथ, डेथ इज अ कंडीशन, मतलब अगर कंडीशन सर्टेन होना तो वो वैलिड है। एंड डेथ कभी ना कभी तो होगी किसी ना किसी, हर किसी की, हर किसी की डेथ इज सर्टेन। तो डेथ एक ऐसा कंडीशन है जो आप डाल सकते हो, बिकॉज ये सर्टेन होती है, बाकी कुछ भी सर्टेन नहीं है। अब आप बोलोगे मैम शादी, शादी भी सर्टेन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, बट डेथ इज सर्टेन, तो डेथ वाली कंडीशन इज वैलिड, बाकी कोई भी कंडीशन नहीं डाल सकते। अभी बोल रहे आई प्रॉमिस टू पे B500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। अब देखो क्या बोला कि डी की डेथ पे मैं 500 रुपए दूंगा, यहां तक सही था। आगे लिखा हुआ है लेकिन तब दूंगा जब डी मेरे लिए कुछ छोड़ के जाएगा, मतलब डी अगर मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी में कुछ भी छोड़ेगा तो आई विल पे यू 500 रुपए, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। इनवैलिड कंडीशन है, डेथ तक होता तो सही था, बट आगे वर्ड्स अटैच करके आपने इसको कंडीशनल बना दिया, तो दिस इज इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट। हम क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल होना चाहिए, एक्सेप्ट डेथ, डेथ अलाउड है। साइंड बाय मेकर, मेकर साइन करे उसको। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, है ना, इसने लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹500 एंड टू डिलीवर माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी, मतलब 500 रुपए दूंगा साथ में मेरा एक हॉर्स दूंगा, इनवैलिड। मनी ओनली, मनी ओनली। प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, आप सम, जब आप अमाउंट डाल रहे हो तो वो सर्टेन होना चाहिए, मतलब आप बोल रहे हो आई प्रॉमिस टू पे 500 एंड ऑल अदर सम्स, अदर सम्स क्या होता है भाई, अदर सम इज नॉट सर्टेन, आप सर्टेन करो इसको। अदर सम क्या होता है, इससे हमें समझ नहीं आ रहा कितना देगा, 500 रुपए तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या देगा ये पता ही नहीं लग रहा, इनवैलिड। द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन, भाई देने वाला और लेने वाला दो अलग लोग होने चाहिए। आप खुद से थोड़ी प्रॉमिस करोगे आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ ₹1 लाख, अरे आप खुद को थोड़ी पे करोगे, दोनों अलग होने चाहिए एंड सर्टेन होने चाहिए किसको दे रहे हो। A promissory note cannot be made payable to bearer, section 31 of RBI है। प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं हो सकता है कभी भी, बिकॉज आपको पता है उसमें लिखा हुआ है इट शुड बी पेड टू अ सर्टेन पर्सन, मतलब आपको पार्टी का नाम लिखना ही पड़ेगा। तो यहां पर आप ये नहीं बोल सकते आई प्रॉमिस टू पे एनीवन, नहीं,
देयर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। तो बियरर, बियरर क्या होता है? अच्छा, बियरर होता है नॉट नेम्ड। ऐसा बियरर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। तो आप प्रोमिसरी नोट ऐसा नहीं बना सकते जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। पे मस्ट बी देयर, पे मस्ट बी सर्टेन, और स्टैंपिंग होनी चाहिए। कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, देखिएगा। नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि यही वर्ड्स लिखो। नॉट नेसेसरी टू इंसर्ट अ स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन दैट इज फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप ये लिखोगे कि मैं 1000 रुपए दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ लिया था इससे। फॉर वैल्यू रिसीव्ड ये एडिशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉ कुछ प्रिजम्पशन लेता है और उस प्रिजम्पशन में यही बात लिखी होती है कि आप जब प्रॉमिसरी नोट बना रहे हो तो इसीलिए बना रहे हो क्योंकि आपने कुछ वैल्यू रिसीव करी थी। तो आप हर प्रॉमिसरी नोट पे ये नहीं लिखें फॉर वैल्यू रिसीव, फॉर वैल्यू रिसीव। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, नेसेसरी नहीं है। लिखोगे तो बढ़िया बात है, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू इंसर्ट द वर्ड फॉर वैल्यू रिसीव। इट इज ऑब्वियस। लॉ अज्यूम करता है कि आपने जो प्रॉमिसरी नोट बनाया है वो इसलिए ही बनाया है बिकॉज यू हैव रिसीव्ड सम वैल्यू फॉर इट। आपने गुड्स वगैरह रिसीव करे थे, इसलिए उनके पेमेंट के लिए आप प्रॉमिसरी नोट बना रहे हो, है ना? फोकट में तो कौन ही बनाएगा। An undated instrument is valid and it will be treated as having been made on the date of delivery। बोल रहे हैं अगर undated instrument है, एक सेकेंड, 7th या 6th, अगर कोई अनडेटेड इंस्ट्रूमेंट है तो वैलिड है। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला था डेट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक प्रिजम्पशन आती है क्या, कि जिस दिन आप डिलीवर कर रहे हो ना वो पेई को, उस दिन माना जाएगा कि ये इशू की डेट है। वो इंस्ट्रूमेंट की डेट डिलीवरी की डेट ही हो जाएगी, डिलीवरी की डेट ही इंस्ट्रूमेंट की डेट मान ली जाएगी। एन एंटी डेटेड और पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट इज नॉट वैलिड। एंटी डेटेड और पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट वैलिड ही नहीं होते। पोस्ट डेटेड मतलब कि आपने आने वाली डेट के दिन इंस्ट्रूमेंट बनाया, मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट के क्रिएशन की डेट लिखी है, बना किसी और दिन रहे हो, डेट कोई और डाल रहे हो, ये वैलिड नहीं होते। नॉट नेसेसरी दैट द वर्ड्स और ऑर्डर मस्ट बी रिटर्न आफ्टर द नेम ऑफ पे। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिख रहे हो आई प्रोमिस टू पे मिस्टर एक्स और ऑन हिज ऑर्डर, और ऑन हिज ऑर्डर ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑब्वियस कि उसने कहीं, अगर मान लो आपने लिखा मिस्टर एक्स और ऑन हिज ऑर्डर, मतलब मिस्टर एक्स ने बोला कि यार ऐसा कर, ये मुझे मत दे, प्रॉमिसरी नोट किसी और को दे दे, तो वो दे देगा। उसके ऑर्डर पे कहे हुए ऑर्डर पे किसी और को भी दे सकते हैं। अटेस्टेशन की नीड नहीं होती है, स्टैंपिंग इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि आप नोटरी से अटेस्ट करवा के लाओ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली स्टैंपिंग इज सफिशिएंट। ये प्रॉमिसरी नोट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स से जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से देख।
यस, एग्जैक्टली। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉमिसरी नोट। आगे बढ़ते हैं विद बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? हाँ बेटा, कर लिया है। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। यहाँ पर ऑर्डर टू पे आता है। यहाँ पे 3 पार्टी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। 3 पार्टीज आर देयर। एक तो होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई, एक होता है पेई। इन मैक्सिमम केसेस ड्रॉई एंड पेई आर सेम। ये दोनों सेम होते हैं। ड्रॉर कौन होता है? बिल बनाने वाला। मेकर ऑफ द बिल इज ड्रॉर। जो ऑर्डर देता है किसको? ड्रॉई को, कि भाई तू पेमेंट कर दे टू पे। और ये पे वो खुद भी हो सकता है। क्या बोल रही हूँ, समझ? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे। किसने बेचे हैं गुड्स? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। मिस्टर बी 1 लाख रुपए देगा इसको, 1 लाख, लेकिन अभी तक दिया नहीं। मिस्टर बी ने बोला मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा। मिस्टर ए ने 1 महीने बाद एक बिल बनाया, उसमें लिखा आई ऑर्डर मिस्टर बी टू पे a sum of rupees 1 lakh to me after 15 days। 15 दिन बाद मैं ऑर्डर देता हूँ, आप मुझे 1 लाख का पैसा दे दो 15 दिन बाद। और ये बिल बना के इसके पास ले गया। फिर ये इसने बोला चल ठीक है 15 दिन बाद दे दूंगा, एक्सेप्टेड। इसने लिख दिया यहाँ पे एक्सेप्टेड, है ना, कि हाँ ठीक है आई अग्री, मैं आपको 15 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर 3 पार्टी कौन है? ड्रॉर, जिसने बिल बनाया, ड्रॉई जो पेमेंट करेगा, एंड पेई जिसको पैसा रिसीव होगा। और मैक्सिमम केसेस में ड्रॉर ही पेई होता है। या फिर ऐसा हो सकता है मिस्टर ए बोलता है कि आई ऑर्डर टू पे रुपीज 1 लाख टू मिस्टर सी। आप मेरे सी को दे देना 1 लाख रुपए 15 दिन बाद। तो पे कोई और भी हो सकता है। इट कैन बी थर्ड पार्टी, इट कैन बी द ड्रॉर हिमसेल्फ। ड्रॉई एक ऐसा बंदा है जो पेमेंट करेगा, पेई ऐसा बंदा है जो पैसा रिसीव करेगा, एंड ड्रॉर इज द मेकर ऑफ द बिल, जो बनाता है बिल को। दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। 3 पार्टीज, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉर इज द पर्सन who draws the bill, who makes the bill. Drawee is the person जो पेमेंट करेगा, एंड पेई इज द पर्सन जो पेमेंट रिसीव करेगा। ठीक है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में हो, ऑर्डर टू पे होना चाहिए, साइंड बाय द मेकर, ड्रॉर साइन करेगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। किसी को बोलेगा, ड्रॉई मतलब सर्टेन होगा, जो सर्टेन सम ऑफ मनी देगा टू अ सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। उसके ऑर्डर पे भी दे सकता है। ये बियरर वाला पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी कब होता है बियरर। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 3 है। ड्रॉर, द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉई द पर्सन डायरेक्टेड टू पे, ही इज द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ही इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर। जैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया बिल को तो इसका नाम एक्सेप्टर हो जाता है। और फिर ये लाइबल है पेमेंट करने के लिए ऑन द ड्यू डेट। पे इज द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू होम और ऑन हुज ऑर्डर द मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड, मतलब इसको पेमेंट मिलेगा। असेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, अनकंडीशनल होना चाहिए, ड्रॉर साइन करे उसको, पार्टीज डेफिनेट होनी चाहिए, सम पैसा सर्टेन होना चाहिए, मनी ओनली होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, डिलीवर्ड टू पे होना चाहिए। व्हाट इज डिलीवर्ड टू पे? डिलीवर्ड टू पे है मतलब ये बिल बना करके आप ड्रॉई के पास लेकर गए। सबसे पहले तो ड्रॉई के पास ही लेकर जाओगे। अब ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लिखा एक्सेप्टेड। ये वापस किसको दे दे? ये बिल एक्सेप्ट करके इसको दे दे ड्रॉर को। ड्रॉर को चला जाएगा ये, या फिर पेई, कुछ भी बोल लो, ड्रॉर ही पेई है हमारा, ड्रॉर ही तो पेई है हमारा, है ना। तो ये बिल वापस से किसको दे देगा?
उस ड्रॉअर को या पेई को कि ड्यू डेट पर आप हमारे सामने दिखा देना, हम पे कर देंगे। तो इट मस्ट बी डिलीवर्ड टू पे। तो ये एसेंशियल कंडीशन है बिल ऑफ एक्सचेंज। फटाफट से देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, चेक हम कल करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आस्क फटाफट से। ओके डन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल, रिमेनिंग करेंगे। थैंक यू सो मच।